हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर EC 2B से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं जिसका नाम है मुगलों की न्यायिक व्यवस्था या मुगल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिना किसी समय गवाए हम अपने विषय को स्टार्ट करेंगे। चलिए, मुगलों की न्यायिक व्यवस्था। मुगलों की न्यायिक व्यवस्था इतिहास में काफी महत्वपूर्ण विषय है। इनकी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं संगठित मूल रूप से अकबर के द्वारा की गई थी। इसके पूर्व से चली आ रही न्यायिक पद्धति में कुछ सुधार किए और संशोधनों के पश्चात एक नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की। मुगलों की न्यायिक व्यवस्था पूर्वकालीन सल्तनत न्यायिक व्यवस्था पर ही आधारित थी। बाबर और हुमायूं ने इसी प्रथा को जारी रखा। यद्यपि अकबर ने इस न्याय व्यवस्था में कोई मौलिक सुधार नहीं किए, लेकिन उसने छोटे छोटे सुधारों के द्वारा इस न्याय व्यवस्था को अधिक उपयोगी बना दिया। अकबर ने इस्लामी कानून के क्षेत्र को सीमित कर दिया तथा देश में सामान्य एवं प्रचलित कानूनों को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के सामान्य कानूनों के अनुसार अधिक मुकदमों की सुनवाई होने लगी। अकबर ने हिंदू प्रजा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इन सुधारों के अतिरिक्त अकबर के शासनकाल की न्याय व्यवस्था वैसी ही रही जैसी मुगल काल में प्रचलित थी। मुगल काल में 4 प्रकार के न्यायालय अथवा अदालतें थी, जिनका संक्षिप्त वर्णन हम निम्न उपशीर्षकों के द्वारा करेंगे। पहला होगा हमारा बादशाह की अदालत। मुगल काल में बादशाह न्याय का प्रधान स्रोत था। बादशाह सप्ताह में एक दिन, सामान्यतः बुधवार को, आम न्यायालय में न्याय करते थे। राजशाही अदालत में एक प्रधान काजी, दूसरे न्यायाधीश तथा अनेक धर्माचार्य उपस्थित रहते थे। अपील की अंतिम सुनवाई बादशाह के न्यायालय में ही होती थी। प्रायः न्याय हेतु बादशाह की अदालत तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि बादशाह के पास समय का अभाव होता था। इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो न्यायालय है वो है प्रधान काजी की अदालत। बादशाह की अदालत के बाद प्रधान काजी की अदालतें होती थीं। प्रधान काजी अपनी अदालत में इस्लाम के नियमों के अनुसार न्याय किया करते थे।
प्रधान काजी की अदालतों में अपीलें भी सुनी जाती थी। इसके पश्चात हमारा तीसरा जो न्यायालय है वह है प्रांतीय अदालतों का। प्रत्येक प्रांत की राजधानी में एक काजी की अदालत होती थी। इस काजी की नियुक्ति प्रधान काजी किया करते थे। हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण अदालत है और जो इसका अंतिम अदालत है वह है कस्बों की अदालत है। ठीक है, प्रत्येक प्रांतों की तरह प्रत्येक कस्बों में भी एक काजी होते थे जो गांव, कस्बे एवं नगरों के मुकदमों की सुनवाई पंचायतों के द्वारा भी करते थे। अब मुगलों के अदालतों के पश्चात उनकी दंड विधान पर हम प्रकाश डालेंगे। मुगल काल में अपराधियों को दंड भी कठोर दिए जाते थे। इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के अपराध होते थे: ईश्वरीय अपराध, राजकीय अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध। मुगल काल में 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है, जिनका संक्षिप्त वर्णन हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से करेंगे। तो हमारा पहला जो दंड व्यवस्था थी मुगल काल की वह थी हद। ठीक है, यह दंड ईश्वरीय अपराध के लिए दिया जाता था। इस अपराध को कोई भी माफ नहीं कर सकता था। यह दंड मुख्यतः व्यभिचार, शराब पीने, चोरी, डकैती, हत्या तथा धर्म विरोधी कार्यों के लिए दिया जाता था। हमारा पहला जो हद हो गया दंड विधान वह था हद। अब दूसरा जो है उसका नाम है ताजीर। ठीक है, ताजीर दंड अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता था, जिसके अंतर्गत अपराधी को न्यायालय के द्वार तक घसीटा जाता था। देश निष्कासन, कान पकड़कर उसको ऐंठना, कोड़े लगवाना आदि प्रकार की सजाएं दी जाती थी। ताजीर के अंदर आए हुए अपराधों का दंड जज की इच्छा के अनुकूल होता था। ठीक है, तो दूसरा प्रकार का हो गया ताजीर। अब तीसरा प्रकार का जो दंड विधान था उसके नाम है किसास। किसास दंड हत्या या गहरी चोट के बदले दिया जाने वाला दंड था। चोट खाया हुआ व्यक्ति या फिर मृत व्यक्ति का निकटतम संबंधी अपराधी से क्षतिपूर्ति की मांग करता था। दोनों पक्षों के मान जाने पर मुकदमा काजी के पास भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा दंड व्यवस्था जो है वो है किसास। अब हमारा चौथा जो दंड विधान था वह था तशहीर। यह कानून हिंदुओं के लिए लागू किया गया था। इस दंड के अंतर्गत अपराधी को सिर मुड़वाना, गधों पर उल्टा मुंह करके बैठाना, मुंह पर धूल अथवा कालीख पोत देना
जूतों की माला पहनाकर बाजारों में घुमाना इत्यादि शामिल थे। प्राणदंड अपराधी को जिंदा जलाकर, हाथी के नीचे कुचलवाकर, गड्ढों में नीचे दबाकर, उस पर जहरीले सर्प को छोड़कर उनसे कटवाकर आदि प्रकार से दिए जाते थे। ऋण अथवा दूसरे छोटे छोटे अपराधों के लिए कारावास के दंड का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से ये कुल 4 प्रकार के दंड विधान मुगलों की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते थे। अब हम मुगलों की बंदीगृह की व्यवस्था का प्रकाश डालेंगे। ठीक है, कि एक शीर्षक होगा आपका मुगलों की बंदीगृह व्यवस्था। मुगलों के समय बंदीगृह 2 प्रकार के होते थे। एक बंदीगृह उच्च जाति के लोगों के लिए तथा दूसरे बंदीगृह निम्न जाति के लोगों के लिए निर्मित होती थी। राजवंशीय राजकुमारों तथा अन्य कुलीन सरदारों को अपराध करने पर उच्च बंदीगृह यानी पहले प्रकार के बंदीगृह में रखा जाता था, जबकि निम्न श्रेणी के लोगों के लिए दूसरे प्रकार के बंदीगृहों को व्यवस्था की गई थी। बंदीगृह में कैदियों के भोजन एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर इब्न हसन का मुगल कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि मुगल साम्राज्य के राजनीतिक संगठन पर इस्लामी सिद्धांतों का जितना प्रभाव था, उससे बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव न्याय प्रणाली पर देखा जाता है। अब हम मुगलों की न्याय व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आप एक सबटाइटल दे दीजिएगा, मुगलों की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। यद्यपि न्याय व्यवस्था मुगल बादशाहों का प्रमुख कर्तव्य होता था, परंतु उनकी न्याय व्यवस्था उनके शासन का अत्यंत दुर्बल भाग होता था। मुगल बादशाह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था और प्रायः सभी बादशाह प्रत्येक बुधवार की शाम को खुले दरबार में बैठकर न्याय करते थे। बादशाह की अदालत में अन्य अदालतों की मुकदमों की अंतिम निर्णय लिए जाते थे और वहां मुकदमों का आरंभ भी किया जा सकता था। प्रायः सभी मुगल बादशाह निष्पक्ष रहकर न्याय करते थे। यद्यपि अकबर के अतिरिक्त सभी धार्मिक मतभेद से प्रभावित होते थे। बादशाह के अतिरिक्त राजधानी में प्रधान काजी, सूबे की राजधानी में सूबे का काजी और बड़े बड़े नगरों तथा कस्बों में भी काजियों की नियुक्ति की जाती थी।
काजियों की अदालतों में अधिकांशतया धर्म या संपत्ति के मुकदमे आया करते थे। कहीं कहीं काजी की सहायता के लिए मुफ्ती भी होते थे। मुफ्ती कानून की व्याख्या करने वाले को, कुरान के जो कानून होते थे, नियम होते थे, उनकी व्याख्या करने वालों को मुफ्ती कहा जाता है। तो मुफ्ती भी नियुक्त किए जाते थे। इसके अतिरिक्त सूबेदार, फौजदार, शिकदार, कोतवाल आदि शासन अधिकारी फौजदारी के मुकदमों का तथा दीवान, अमलगुजार, आमिल आदि शासन अधिकारी लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय करते थे। अकबर ने अपने समय में हिंदू पंडितों को भी हिंदुओं के मुकदमे का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। गांव में मुकदमों का निर्णय ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार मुगलों के समय में विभिन्न प्रकार की अदालतें थी, परंतु इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र और पारस्परिक संबंध न तो निश्चित थे और न स्पष्ट। इस कारण यह कहा जा सकता है कि मुगल बादशाहों ने न्याय व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। अकबर के अतिरिक्त सभी मुगल बादशाहों ने इस्लामी कानून व्यवस्था को ही न्याय करने का आधार माना था। अकबर ने अवश्य यह प्रयत्न किया था कि हिंदुओं के साथ न्याय करते हुए हिंदुओं की परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए। मुस्लिम कानूनों की व्यवस्था का मूल आधार कुरान थी, परंतु उसके कानूनों की व्याख्या करने में अंतर हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कानूनों को संग्रह करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। न्याय व्यवस्था में औरंगजेब द्वारा सबसे अधिक सुधार लाए गए। उसने एक विस्तृत कानून संहिता बनाई जो फतवा-ए आलमगीरी के नाम से जानी जाती है। उसने यह नियम बना दिया था कि बिना काजी से अनुमति प्राप्त किए कोई व्यक्ति जेल में ना रखा जाए। उसने यह आदेश दिया कि जब तक प्रकटतः कोई अपराधी का अपराध प्रतीत ना हो, उसकी गिरफ्तारी का आदेश निकालना नहीं चाहिए। गिरफ्तारी के बाद शीघ्र से शीघ्र उसका न्याय होना चाहिए और बिना किसी अपराध के सिद्ध हुए किसी को भी अनिश्चित काल के लिए बंदी गृह में नहीं रखना चाहिए। उसने जमानत पर बंदियों को छोड़ने के लिए भी नियम बनाए। निर्धन लोगों को सरकारी खर्चों पर वकीलों द्वारा मुकदमे पैरवी की सुविधा भी प्रदान की गई। मुगल दंड व्यवस्था कठोर थी। साधारणतः दांत के लिए दांत और आंख के लिए आंख की नीति का
पालन किया जाता था। मृत्युदंड, हाथ पैर काटना, नाक कान काटना, असम्मानित करना, कोड़ों से पीटना आदि दंड निसंकोच दिए जाते थे। मुगल कालीन न्याय व्यवस्था में अनेक दोष भी निहित थे। न्याय प्रणाली का मुख्य दोष काजियों में व्याप्त भ्रष्टाचार था। समकालीन यूरोपीय यात्रियों ने इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जहां काजियों द्वारा घूस लेकर मुकदमों का फैसला सुनाते दर्शाया गया है। न्यायालयों में घूस का बोलबाला था, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब हम मुगलों की न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से देखें तो हम स्पष्ट रूप से इसका जब निष्कर्ष निकालते हैं तो हम देखते हैं कि मुगलों की न्यायिक व्यवस्था पूर्व काल से चली आ रही, अर्थात सल्तनत काल से चली आ रही न्याय व्यवस्था पर ही आधारित थी एवं इस्लाम के सिद्धांतों के अनुरूप ही थी। अकबर के काल में इस व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन किए गए तथा औरंगजेब ने इसके लिए विस्तृत कानून संहिता भी बनाई, परंतु इन सब के बावजूद इसमें कुछ दोष अवश्य विद्यमान थे। इसके बावजूद यदि हम इसकी न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान दें तो पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। हम अगले विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।